अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, चीन के शहर तियांजिन में शंघाई ताउन तंजीम का 25वां सरबराही इजलास जारी है। 2 रोज़ा इजलास में 20 ममालिक के सरबराहान शरीक हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग ने इजलास से इफ्तिताही खिताब में एक नए आलमी सलामती निज़ाम की ख्वाहिश का इजहार किया और कहा कि चीन शंघाई ताउन तंजीम के तमाम अरकान के साथ मिलकर इस इलाकाई सलामती फोरम को एक नई सतह पर ले जाने के लिए काम करेगा। सदर शी जिनपिंग ने मज़ीद कहा कि ये फ़ोरम बैरूनी मुदाखलत की वाज़ेह तौर पर मुखालफत करता है। उन्होंने ख़ास तौर पर अमरीकी महसूलात के तनाजुर में अदलो इंसाफ के साथ साथ बाहमी इक़्तिसादी ताउन पर जोर दिया और कहा कि SCO को हमारी वसी मंडियों की ताकत से इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहिए। सदर शी जिन ने मज़ीद कहा कि चीन आइंदा 3 सालों में SCO इंटर बैंक जो है फैसिलिटी जो है वो शुरू करेगा और तमाम रुकन जो ममालिक हैं उनको इस चीज़ से इस्तिफ़ादा उठाना चाहिए और युआन में कर्ज़े भी फराम किए जाएंगे। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान हमेशा कसीरुल जहती मकालमे और सिफारतकारी की ताकत पर यकीन रखता है। किसी भी मुल्क के लिए खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती से बढ़कर कुछ नहीं होता और पाकिस्तान SCO अरकान और हमसाया ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम भी करता है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान अपने तमाम हमसाया ममालिक से मामूल के ताल्लुकात चाहता है और इसके लिए बातचीत और सिफारतकारी के ख़्वाहां भी हैं। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए जामे मकालमे की ज़रूरत है। शंघाई ताउन तंजीम को खित्ते की बदलती सूरत हाल में अहम कड़ी किया जा सकता है और जनूबी एशियाई ममालिक मगरब के तसल्लुत से निकलकर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर भी बना सकते हैं। खित्ते में जो इस वक्त SCO जारी है और जो मौजूदा सूरत हाल इस पर बात करेंगे साबिक सफ़ीर अब्दुल्ला हुसैन हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, आपने वक्त निकाला। मेरा सवाल ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया में बदलता एक निज़ाम हम देख रहे हैं, खास करके डोनाल्ड ट्रंप साहब के बाद, और 7 साल बाद नरेंद्र मोदी बाय द वे चाइना का विजिट कर रहे हैं। शंघाई ताउन तंजीम में वो मौजूद हैं। आप कैसे देखते हैं? जब मैं मुत्तहिदा से वापस आया था मैंने कई जगह बयान जारी किए थे कि जो हिंदुस्तान से हमारा बना हुआ एक सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा, लिहाजा हमें फौरी तौर पर शंघाई कोऑपरेशन का मेंबर फुल बनना चाहिए और मजबूर करना चाहिए सारे साउथ के लोगों को कि वो भी SCO के ज़रिए हम अपनी हरकतें करें और जो कुछ हमने सोचा है उसके मुताबिक सोचें। कोई हुकूमत ने ये बात नहीं मानी और आज 10 साल बाद 15 साल बाद वो ये कह रहे हैं कि बस SCO से बात करें। ठीक, यानी कि कुछ चीज़ें हमें बर वक्त अगर हम उसको अडेप्ट नहीं करते तो फिर वो बाद में हमें वो पछतावे वाला हाल होता है हमारा। बट अगेन जब पाकिस्तान एक हमने देखा कि मई में एक बड़ा लीथल किस्म का कॉन्फ्लिक्ट भारत के साथ और भारत ने इम्पोज करने की कोशिश की एक जंग और फिर पाकिस्तान की उसमें कारकर्दगी, उसके बाद ही शायद पहला टाकरा हो रहा है चीन में और चीन यकीनी तौर पे इस बात का भी ख्वाहा है कि खत्ते में जो है वो अमन होना चाहिए। उसके लिए वैंग यी भी रिसेंटली इंडिया का दौरा करके आए हैं। आप समझते हैं कि चीन इसमें कोई अहम किरदार अदा कर सकता है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, खास करके तिजारती मामलात को लेकर? देखिए, भारत ने तो बहुत डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का एक सोचें तहलका मचाया हुआ था और फिर उनको मालूम पड़ा कि अमेरिका उनके साथ नहीं है तो ये वापस गए चीन के पास। तो चीन को पता है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हमें कम से कम अब उनको तरजीह देनी चाहिए जो हमारे साथ ऑल वेदर फ्रेंड्स रहे हैं और पाकिस्तान उनमें से हैं। तो मैं ख्याल है पाकिस्तान को भी ये सोचना पड़ेगा कि हम जो कुछ भी करें इस लिहाज से करें कि हम आगे बढ़ सकें और ये मौका है बेहतरीन। हिंदुस्तान चीन के साथ टकराव लेने की काबिलियत नहीं रखता। हाल ही में उन्होंने कई ऐसे हथियार हमें दिए हैं जिन पे मैंने अपने ब्लॉग्स में उसका जिक्र किया है,
جس سے مجھے محسوس نہیں ہوتا کہ اب ہندوستان کے پاس وہ قوت رہے گی ہم پر حملہ کرنے کی. یعنی آپ تو اس کو یہ کہنا چاہ رہے کہ بھارت کے لیے یہ کہ نہ گھر کے نہ گھاٹ کے، لیکن پھر اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ امریکہ کی طرف سے پوری دنیا کے مختلف ممالک پہ جو ٹیرف لگایا گیا، اور آپ نے بھی ذکر کیا کہ بھارت پر 50% ٹیرف جو ہے اس کا نفاذ ہو چکا ہے، وچ از ایکچولی ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو انڈیا. بٹ آن دی ادر ہینڈ یہ بھی آپ نے واضح کر دیا کہ چائنا شاید اتنی پریفرنس نہ دے جتنی پاکستان کو مل رہی ہے، لیکن اگینسٹ امریکہ یا ویسٹرن ممالک وہ جو ایک ایس سی او کا کردار جس پہ بار بار صدر شی جنگ نے بڑا زور دیا ہے، اور دیگر ممالک بھی اس کی بات کر رہے ہیں، اور پھر انٹر بینک جو ایکسچینج بنانے کی بات کی ہے جس کا تبادلہ یوان میں ہوگا، یہ کتنا افیکٹو ہوگا اور یہ کیا ویسٹرن بلاک کے اگینسٹ کام کر بھی سکتا؟ امریکہ اس وقت تقریباً 33-34 ٹریلین ڈالر کا قرض دار ہے، اور یورپ کا جہاں تعلق ہے، اگر آپ کو معلوم نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں کی سارے ملکوں میں کافی مصیبتیں اس وقت مالی طور پر پیش کیے جا رہے ہیں. وہ جو بنا گئے تھے افریقہ کے ذریعے اور ہندوستان کے ذریعے اور فار ایسٹ کے ذریعے، وہ چیزیں اب دھل گئی ہیں پانی میں. مزید اگر مالی طور پر وہ اپنا سدھار چاہتے ہیں تو ان کو صرف امریکہ کے پٹ پر بیٹھ کر یہ اب انہیں نہیں ملے گا. امریکہ خود کہہ رہی ہے ہمارے پاس خود نہیں ہے. آپ نے دیکھیں کہ زیلنسکی کے ساتھ کیا ہوا ہے. ساری یورپ زیلنسکی کے ساتھ ہے، لیکن زیلنسکی مار کھا رہا ہے. کریکٹ. یعنی ظاہر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے بارے میں تو ایک بات یہ بھی بلکہ ایزیوم کیا کی جاتی ہے، یہ بات بڑی واضح ہے، یہ بات وہ خود بھی کہتے ہیں کہ وہ امریکہ کو گریٹ امریکہ بنانے کے لیے دوبارہ اقتدار میں آیا ہے، تو اسی تناظر میں یہ سارے ٹیرفس بھی لگائے جا رہے ہیں اور پھر واپس ری وزٹ بھی کیا جا رہا ہے جو تعلقات ہیں. بٹ آن دی ادر ہینڈ مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک ایسے موقع پہ کہ جب پہلگام واقعہ ہوا اور اس کے بعد انڈیا نے بڑی کوشش کی کہ وہ اس واقعے کو مختلف فورمز پر رجسٹر کرائے جو کہ نہیں ہو سکا، ایس سی او کا اعلامیہ جب ہم دیکھتے ہیں تو خزدار اور جعفر ایکسپریس جیسے واقعات کو کنڈیم کیا گیا، ان کی مذمت کی گئی ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ انڈیا کے لیے شٹ اپ کال ہے، یا پھر چونکہ ہمارا ان کے ساتھ امن کے اوپر بڑا ایک اختلاف ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اس موضوع پر آ کر بات کریں، اور پھر کشمیر ایک بڑا ہی امپورٹنٹ کور ایشو تو ہے، اس کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ کیا آپ نے اپنے تمام تر جو حرکتیں کی ہیں پچھلے سالوں میں برسوں میں، کیا اس سے آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے ساتھ وہ بیٹھیں گے؟ میرا خیال ہے ان کے لیے یہ بڑے اہمیت کا باعث ہے کہ وہ ہمیں آؤٹ سائڈر بنائیں اور خود انسائڈر بنیں. تو میرا خیال نہیں ہے فی الحال، اگرچہ چین اس پہ زور لے آئیں، اس لیے کیونکہ چین کے ساتھ ہندوستان نے برکس میں اچھا نہیں کیا جب انہوں نے یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ دینے کا پہلے اعلان کیا اور برکس کے ساتھ نہیں. تو یہ اس وقت ضرورت تھی کہ ان کو اتنا لحاظ دیا جائے کہ وہ واپس آ جائیں اور رہیں پھر برکس کے ساتھ اور سکو کے ساتھ. تو میرا خیال نہیں ہے کہ وہ نہیں جانتے ہیں اس بات کو، وہ بھی سمجھتے ہیں اس بات کو، اور میرا خیال ہے ہم دیکھیں گے کہ عالمی صورتحال کیا اختیار کرتی ہے، لیکن نظر نہیں آتا کہ ہندوستان وہ طاقت جو پہلے دکھا رہی تھی اس سے وہ ظاہر کرے، کیونکہ خصوصی طور پر فضائی میں تو میرا خیال ہے وہ بھی سمجھتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں یہ بغیر چین کی مدد ہو نہیں سکتا تھا، اور اس وقت وہ مزید اگر کوئی چیز حرکت کریں گے تو وہ اپنے لیے مصیبتیں پیدا کریں گے، کیونکہ وہ واپس امریکہ کے پاس تو جا نہیں سکتے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھنے والی بات ہے، لیکن the field is wide open.
सो इट मीन्स के जो 25 सालों से एक सिफारती ताल्लुक़ और कनेक्शन भारत ने अमेरिका या वाशिंगटन के साथ बिल्ड करने की कोशिश की थी, मोदी साहब के हाथों से वो निकल गया है. बट माई लास्ट क्वेश्चन टू यू इज़ कि वी आर स्टक इन द मिडल ऑफ अमेरिका एंड चाइना. वी ऑल नो कि चाइना ज़रा कि हमारा 4 सीजन दोस्त है और उनको भी पता है. बट हाउ डू यू सी इट, क्योंकि पाकिस्तान को बड़ा मैनेज करना पड़ेगा, बिलखुसूस जब आप मई के बाद 2 दफ़ा अमेरिका का विज़िट भी कर आए हैं और फिर आप चाइना को भी साथ खड़ा रहने को कह रहे हैं. देखिए, आपने अपने आप को चीन और अमेरिका के दरमियान पोजीशनिंग की है. इससे क्या हासिल होता है वो वक्त ही बताएगा. लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अभी भी कई पत्ते खेलने के लिए हमारे पास हैं. बेहतर है कि हम वो पत्तों को खेलें और अपने आप को मुनज़्ज़म करें. इस वक्त आप सुधरने जा रहे थे और इतनी बड़ी सैलाब आ गई. आपको फौरी तौर पर ऐलान करना चाहिए था ये हमारा पानी रोक रहे हैं. ये कुदरत का फिर इन पे देखिए क्या निज़ाम बरसा है और तकलीफ हमें ही उठानी पड़ेगी क्योंकि सब पानी हमारी तरफ डाइवर्ट हो रहा है. तो हमने किया ही कुछ नहीं इस सिलसिले में, हम चुप बैठे हुए हैं. तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि हमें भी कुछ अकल से पब्लिसिटी करनी चाहिए अपनी. नहीं, वो हम वैसे मुसलसल रजिस्टर कराते रहते हैं. पानी रोकने पे भी उनको आबी जारियत का बोलते हैं और पानी छोड़ने पर भी आबी जारियत का बोलते हैं. लेकिन लास्ट क्वेश्चन प्लीज़ मुझे क्विकली एड्रेस कीजिएगा हारून साहब. क्या इंडिया सरवाइव कर सकेगा जिस तरह वो डटा हुआ है अमेरिका के ख़िलाफ़ टैरिफ के मामले पर? आप समझते हैं अमेरिका के ख़िलाफ़ डटा हुआ है? मैं तो नहीं समझता. अच्छा. और हिंदुस्तान में बहुत से अभी भी लोग हैं जो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं. कांग्रेस पार्टी खुद अमेरिका की दोस्तों में अपने आप को शामिल करती. देखते क्या होता है. ठीक है, आप कह रहे हैं तेल देखो तेल की देखो. बहुत शुक्रिया. अब्दुल्ला हुसैन हारून साहब हमारे साथ मौजूद थे. और इस वक्त जो शंघाई ताउन तंजीम का एलामिया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पर इंडिया की कोशिश थी कि पहलगाम वाक़े को ऐड ऑन किया जाए, कंडेम किया जाए, वहाँ पर ऐसा नहीं हुआ बल्कि उल्टा खुजदार और जाफ़र एक्सप्रेस हमले की मजम्मत की गई है, जो कि एक पुख्ता सबूत है कि पाकिस्तान की जो वैल्यू है चीन की नज़र में वो कितनी ज़्यादा अहमियत रखती है. और ऑन दी अदर हैंड भारत जो कि ना यहाँ का रहा अमेरिका के ब्लॉक का और ना चीन के ब्लॉक में उस तरह एडजस्ट हो पा रहा है, उसे काफ़ी स्ट्रगलिंग करनी पड़ेगी. एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं. तो हमारे साथ जो है वो मज़ीद मेहमान मौजूद होंगे. अली मोहम्मद खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे. वेलकम बैक नाज़रीन. डायरेक्टर जनरल PDMA पंजाब इरफान अली काठिया के मुताबिक पंजाब में सैलाब से अब तक 33 अफराद जाँ बहक, 20 लाख अफराद और 2200 देहात मुतासर हुए हैं, जबकि 7 लाख अफराद ने मुतासरा इलाकों से इनकला भी किया. कंडीशन अब भी ख़तरनाक है क्योंकि महकमा मौसमियात ने मज़ीद और शदीद बारिशों की पेशगोई कर रखी है, जबकि भारत की जानिब से सैलाबी रेला आने का ख़दशा अभी भी मौजूद है. और सैलाबी पानी ने अभी जनूबी पंजाब और फिर सिंध से होते हुए अरेबियन सी में जाना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है. लेकिन पहुंचने से पहले मज़ीद हज़ारों बस्तियों को अपनी लपेट में भी लेगा और लाखों लोगों को बेघर भी करेगा. हर कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद हमें सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, जिसमें खड़ी फसलें बर्बाद हो जाती हैं और फिर इसके बाद खुश्क साली का भी सामना रहता है. मगर हमारी हुकूमतें डैम्स या पानी ज़ख़ीरा करने वाली कोई हिकमत अमली तरतीब नहीं देती. दरियाई रास्तों पर आबादकारी मौजूद है और ना ही इन्हें रोका जाता है. महकमा मौसमियात और बताती रहती है कि मौसमियाती तब्दीलियाँ आने वाली हैं, इनसे निपटने के लिए कोई प्लान बनाया जाए, लेकिन मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए दरख्त लगाने की पॉलिसी पर भी सख्ती से अमल नहीं किया जाता. शायद यही वजह है कि अब की बार गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा में बुनेर, शांगला और दीगर इलाकों समेत रावी ने लाहौर और चिनाब ने सियालकोट, नारोवाल समेत सतलुज ने भी कई देहातों को डुबो दिया. एक जानिब सैलाब और दूसरी जानिब बारिशों ने तबाही मचाई है और ऐसी गंभीर सूरत हाल अशरोबाद बनी कि हर तरफ तबाही है. जानी और माली नुकसान हद से तजावुज़ कर गया है. हैरानकुन बात यह है कि इस वक्त भी सियासी जमातें मौसमियाती तब्दीली की इमरजेंसी लगाने और पानी ज़ख़ीरा करने की पॉलिसी बनाने के लिए एक पेज पर होने की बजाय माजी में अपने अपने दौरे हुकूमत की खूबियाँ और दूसरों की खामियाँ गिनवाने में लगी हुई हैं. इस वक्त कौमी सतह पर हंगामी सूरत हाल और सभी सियासी जमातों को एक पेज पर होना चाहिए, मगर ऐसी सिचुएशन बनती नज़र नहीं आती. मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए हमारी सियासी जमातों और हुकूमत का
मंशूर क्या होना चाहिए और अभी तक गवर्नमेंट इस पर, कोई भी गवर्नमेंट संजीदा क्यों नहीं हुई है? बात करेंगे। हमारे साथ अब मौजूद हैं मेंबर कौमी असम्बली रहनुमा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अली मोहम्मद खान साहब। खान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। हर एक अरसे के बाद हम सैलाब की सिचुएशन देखते हैं और वो पहले से ज़्यादा लीथल हो जाती है, और अब की बार जो सैलाब है उसे ज़ाहिर है कि माजी के तमाम जो अदवार गुजरे हैं जिनमें सैलाब आया कंपेयर किया जा रहा है। बहुत बुरी हालत है, लैंड स्लाइडिंग हो रही है, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, और ज़ाहिर है कि केपी में भी बहुत बुरा हाल है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि खान साहब, बिलियन ट्री का मंसूबा तो लगाया गया, बट अब जो हकाइक सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से फुटेजेस सामने आ रही हैं, टिम्बर माफिया बड़ा बेलगाम है केपी में। इसके लिए गवर्नमेंट ने कोई काम क्यों नहीं किया? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। बहुत अच्छा आपने इब्तिदाइया दिया है, बड़ा अच्छा आपने अहाता किया है। मैं एक बात करना चाहूँगा, अब हम सबको ये अपने आप को बचाना और दूसरे को रगड़ा देना, इससे निकलना होगा। अगर कोई चीज गलत है, हम कर रहे हैं, हमसे हुई है, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। या अगर कोई और आज कर रहा है, दे हैव टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि ये वोट का मामला नहीं है। हुकूमतों का तो फैसला हो गया, या जायज या नाजायज, या फॉर्म 47 या फॉर्म 45 बैठ गए हैं, जो भी जिस तरह से हैं। लेकिन who is paying the price? Those who are sitting in parliament, they are not paying the price. Those who are living in some high echelon housing societies, and I hope you understand what I mean, they're not paying the price. Exactly. Price कौन पे कर रहा है? Price वो पे कर रहा है जिसकी बरकत से, जिसकी मेहनत से ये मुल्क चलता है, वो है 25 करोड़ अवाम। तो मैं समझता हूँ पहली बात तो ये है कि आज मैंने कौमी असम्बली के फ्लोर पे ये सजेस्ट किया, जिसके जवाब में डिफेंस मिनिस्टर साहब ने हुकूमत की तरफ से, उन्होंने अपनी बात की, मैं समझता हूँ हुकूमती मौक़िफ़ से ज़्यादा उनकी अपनी राय थी। मैंने ये तजवीज़ की है आज कौमी असम्बली के फ्लोर पे कि हम क्राइसिस टू क्राइसिस जाते हैं। आज एक तूफान आ गया, आज एक ज़लज़ला आ गया, आज कहीं आग लग गई, आज कोई मसला हो गया, हम उस पर सारी कौम पल पड़ती है। 3 दिन के बाद जैसे ही सूरज निकलेगा, थोड़ा पानी बैठेगा, वो बनी इसराइल की तरह हम पे अल्लाह माफ करे रोज ही कोई अजाब होता है, हम किसी और चक्कर में पड़ जाएंगे, ये भूल जाएंगे। हम क्यों एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट नहीं है, हम क्यों रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं है, और हम क्यों रिस्पॉन्सिबल पीपल नहीं है। इस पे मैं आता हूँ कि मैंने क्या तजवीज दी है। एक मैं सवाल करता हूँ, क्या सब कुछ हुकूमतों ने करना है? क्या हमारे घर के आगे की जो नाली है वो हुकूमत ने साफ करनी है? मुझे आज भी याद पड़ता है, बहुत साल पहले की बात है, हम कहीं गए, पेशावर में थे, कोई फ्रूट लेने थे, वो गाड़ी में माँ मेरी वालदा साहबा बैठी हुई थी, तो वो फ्रूट वाला को देख रही थी, वो झाड़ू से अपने दुकान के आगे झाड़ू करके तो नीचे नाली में वो सारा गंद डाल रहा था। मेरी अम्मी ने इनको बुलाया कि बेटा इधर आओ, ये जो तुम इसमें डाल रहे हो तो ये तो अपना नुकसान कर रहे हो। ये जो हम करते हैं, ये जो शहरों में हमने शॉपर से ये गलियां बंद कर दी हैं, घर बनाने का तो हमें बड़ा शौक है, 2 करोड़ रुपए 3 करोड़ रुपए हम एक ज़ेबाइश पे लगा देंगे, 20-20 करोड़ रुपए के घर बन रहे हैं, लेकिन घर से बाहर की थोड़ी सी जगह ना हम खुद पक्की करेंगे, उसके लिए हम हुकूमत का इंतजार करेंगे, लोगों की सिफारिशें करेंगे, लोगों के घरों पे जाएंगे, एक दरख्त हम लगाने जोगे नहीं है। आज भी मैं आपको बताऊं, पेशावर में आप जाएं, आप लाहौर में जाएं, आप रावलपिंडी जाएं, आपको अंग्रेज के जमाने के लगे हुए बड़े बड़े दरख्त मिलेंगे। इमरान खान साहब हमारी जो लीडर हैं, वो इस चीज पे थोड़े से वी हैव टू गिव हिम अ क्रेडिट कि वो दरख्तों की तरफ वो बड़े वो थे, क्योंकि वो नेचर लवर हैं। वो जब हमने दरख्त लगाने की एक चीज शुरू की, मैं समझता हूँ कि पंजाब में भी वो करना चाहिए। उस डिबेट में नहीं जाते हमने कितने अरब या कितने करोड़ लगाए या इनको कितने करोड़ लगाने चाहिए। नंबर 1, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? देखें, सबसे बड़ी हस्ती वही है, बाकी सब मजाक है। सबसे बड़ी हस्ती वही है, उन्हीं को फॉलो करना है। उनने फरमान की हदीस का मफहूम है कि अगर क़यामत कायम हो जाए, अल्लाह माफ करे, इतनी बड़ी बात है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, रबीउल अव्वल का महीना है, हमें उनको ज्यादा याद करना चाहिए कि क़यामत कायम हो जाए, कमी बेशी अल्लाह माफ करे, लेकिन तुम्हें अगर मौका मिले एक दरख्त लगाने का तो आप लगा दो। सबका जारिया है, लेकिन सवाल वही है खान साहब, दरख्त लगाना सिर्फ बात नहीं होती है, दरख्त की कटाई भी जो है वो काम है रोकना। मैं आपको क्या बताऊं, ये माफियाज जो हैं ये बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं। हमारी सूबाई हुकूमत उनके पीछे पड़ी हुई है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि सारा वो ठीक कर दिया है या नहीं है। माफिया बिल्कुल है, कटाई होती है, ये कंटिन्यूस स्ट्रगल है जो हुकूमतों को करनी चाहिए और हुकूमतों को नजर भी रखनी चाहिए। मैं सिर्फ अपनी हुकूमत की नहीं बात करता, मैं कहता हूँ हर सूबाई हुकूमत और मरकजी हुकूमत
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे जरूर नजर रखें कि कौन वो लोग हैं जो माफिया। देखें, यकीन कीजिए, ये मेरी बात याद रखिए, इसको ना काटिए प्लीज। देखिए, यकीन कीजिए, चूंकि मैं लॉयर हूं, थोड़ा बहुत नीचे हमने काम किया हुआ है, देखा हुआ है, बिजली चोरी होती है ना कोई लाइनमैन साथ मिला होता है, कोई रोड पे करप्शन होती है ना कोई CNW का साथ मिला होता है, जो दरख्त कटता है ना, सवाल ही पैदा नहीं होता सरकार के दरख्त को कोई उंगली भी लगा सके जब तक सरकार के अंदर से कोई मिला हुआ ना हो। तो वी हैव टू मेक श्योर, हमें अपनी मंजी तली डांग फेरनी चाहिए। अब मैं बुनियादी बात की तरफ आता हूँ, मुझे एक लाइन बोलने दीजिए। मैंने आज कौमी असेंबली में ये बात की, आओ इस मुल्क के लिए वाटर इमरजेंसी लगाएं और हम कोई 20 साल 25 साल प्लान इस मुल्क को दे जाएं, जो भी हुकूमत है वो उसको कंटिन्यू करे, क्योंकि एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है। वो चैलेंज क्या है? हम बड़ी सिविल सुप्रीमेसी की बात करते हैं, हम कहते हैं डेमोक्रेसी फलाना, मैं खुद उसका कायल हूँ। मैं खुद जिन्ना साहब की कायद-ए-आज़म की स्टाफ कॉलेज की स्पीच को कोट करता रहा हूँ कि पॉलिसी सिविलियंस बनाएंगे और आर्म फोर्सेस जो हैं वो इम्प्लीमेंट करेंगे, बॉर्डर की हिफाजत करेंगे। लेकिन हमारे लिए शर्म का मकाम है कि सियासतदानों ने नहीं, ताले आजमाओं ने या डिक्टेटर्स ने आपको 2-3 बड़े डैम दिए हैं। हम बड़ा डैम कब देंगे? एक हमने मोमेंट डैम मैं इसी पॉइंट पे खान साहब अपना अगला सवाल भी कर लेती हूँ साथ ही। आपने वाटर इमरजेंसी की बात की है, बाय द वे ख्वाजा आसिफ साहब आज भी असेंबली के फ्लोर पे बोले जैसे आप बोले, और फिर हम मुसद्दिक मलिक साहब से मेरे भी प्रोग्राम में उन्होंने कहा, मुतादिद और जगहों पर उन्होंने बैठकर कहा कि जो लैंड माफिया है इसके खिलाफ इक़दाम करना बड़ा ज़रूरी है। साथ ही एक और भी बात ऐड कर लें लोकल गवर्नमेंट की भी। मुझे बताएं कि क्या इस पे आप गवर्नमेंट के साथ बैठेंगे कि गवर्नमेंट को आप ये कहें कि इनिशिएट करें, कोई कमेटी बनाएं और हम आपके साथ बैठते हैं, ये जो लैंड ग्रैबिंग माफिया है, चाइना कटिंग होती है, नालों के ऊपर सोसाइटीज़ बनती हैं, इनका कोई लाहेमल बनाए? बिल्कुल होना चाहिए और उस पर हम ज़रूर हमें बैठना चाहिए। मैं अपनी पार्टी को ये कहूँगा कि पॉलिटिकल इश्यूज तो अपनी जगह, लेकिन ये जो पानी का मसला है, आप कौमी असेंबली में तजवीज़ देंगे इसकी? बहुत बड़ा चैलेंज है। इस पे हमें कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। देखें, बहुत बड़ा जुल्म है कि हम दरियाई रास्तों के बीच में हाउसिंग सोसाइटियां बना रहे हैं। जिसने भी बनाई है वो एक भी अगर जान गई है ना, याद रखें पूरी इंसानियत का कत्ल है। रोज़ा ज़कात काम नहीं आएगा। एक जान आपकी सोसाइटी की वजह से गई है, आप तबाह बर्बाद हो गए, माफी मांगी अल्लाह से, सरबसजूद हूं। दूसरा, ये जो एक तो हाउसिंग सोसाइटियां हैं, दूसरा प्राइवेट लोग जो मैंने देखा है, मैं मिसाल दूंगा नौशहरे की, वहां मैं बचपन उधर भी गुजरा है, पेशावर में गुजरा है। मैं मिसाल दूंगा नाला लई की, इस्लामाबाद की। मैं मिसाल दूंगा रावी की। रावी पे तो मैं समझता हूँ कि उसका तो जई तई फेर गई है जितनी उस पर बात हुई है। सिर्फ हाउसिंग सोसाइटियां नहीं, हम सब इसमें इसको जहन्नम बना रहे हैं। हर कोई जाके वो उधर घुस रहा है, किसी को और कोई जगह नहीं मिलती, वहां जाके वो एक पहले खोली डालेगा, फिर थोड़े दिनों बाद कोई उसे दीवार इधर उधर करेगा, फिर देखेगा कोई नहीं आ रहा, छोटी सा कच्चा सा कमरा बना देगा। 6 महीने बाद जाओगे वहां बंगला बना होगा। ये कौन कर रहा है? अच्छा, अब इसमें एक सवाल है, आप मुझे बताएं, आप भी सिटी में रहती हैं, आप अपने घर के बाहर थोड़ी सी एलिवेशन एक्सटेंड करें, आपके पीछे 50 बंदा आ जाता है। आता है ना? आप कर सकती हैं, पढ़ी लिखी खातून है आप मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप जब गेटेड सोसाइटी में रहते हैं तो उसके कुछ नॉर्म्स और वैल्यूज होते हैं। फिर ये मुझे बताएं, ये 1175 इदारे हैं और बेशुमार सरकारी लोग हैं, ये वासा है, ये मासा है, ये पासा है। जो चले हम इसको ऐसे कंक्लूड करते हैं कि एक्चुअली कोई भी आप मैं या रिवर बेड्स में जो देखें, 2 चीजें, रिवर बेड्स में आबादी करना, आबादी की इजाजत देना, शहरों की एक्सटेंशन करना, इट्स अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। नंबर 2, सिर्फ रिवर बेड्स में नहीं, फूड बास्केट्स, जहां से आपको वीट मिलती है, जहां से आपको मकई मिलती है, कमाद मिलता है, जहां से आपको राइस मिलती है, वहाँ हाउसिंग सोसाइटी का मतलब है कि आप अपने मुस्तकबिल के बच्चों के साथ वो करें, माज़अल्लाह मेरे मुंह में खाक जो मैं कह रहा हूँ, आप वो करें जो गाजा में हमारे वहाँ मुसलमान बच्चों के साथ हो रहा है। आप अपने बच्चों के मुंह का मैं चाहूंगी खान साहब, वक्त की कमी भी है, मैं एक और भी सवाल आपसे कर लूँ। आई हैव सीन इट माई सेल्फ। आप दरियाए सवात के किनारे देखे, छोटे छोटे से मोटेल्स बने होते हैं, और जैसे ही थोड़ा सा दरिया बाहर निकलना शुरू होता है, फिर वो घर भी टूटते हैं, वो जगह भी टूटती है। तो इसको हमने एक्चुअली बड़े वास्ट लेवल पर देखना होगा। लास्ट क्वेश्चन टू यू इज़, अलीम खान साहब की सोसाइटी के हवाले से एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट सामने आया है कि आया खान साहब जो है
उनकी इमा पर हुआ था नहीं हुआ था। एक्चुअली उस पर अलीम खान साहब ने एक वीडियो बयान जारी किया है कि उन्होंने कहा कि इमरान खान ने उन्हें ज़मीन नहीं दी थी, बल्कि एक्चुअली वो तो काफ़ी देर से उनकी हाउसिंग सोसाइटी वहाँ पर कायम थी, उनके पास ज़मीन मौजूद थी। वो तो अलग 10-12 बिल्डर्स थे जिन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज अ पार्टी फंडिंग के थ्रू या दीगर चीज़ों के थ्रू, और उन्होंने फिर वो जो ज़मीनें थी वो दे दी। क्या मौक़िफ़ क्या है आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्योंकि बड़े करीब रहे हैं अलीम खान साहब? देखिए, अलीम खान साहब हमारे साथ ही रहे हैं, मैं ये नहीं कह सकता करीब रहे, इज्जत का एक रिश्ता रहा है। नहीं, रूडा के मामले पे या वो रावी सिटी पे तो खान साहब का बयान भी ऑन रिकॉर्ड है ना। मैं अर्ज करता हूँ, मैं अलीम खान स्पेसिफिक बात नहीं करूंगा। मैं ये कहता हूँ कि एज अ प्रिंसिपल आपको किसी को इजाजत नहीं होनी चाहिए रिवर बेड में, नदी या दरिया के फ्लो में, नेचुरल फ्लो में घर या आबादियां बनाने का। नंबर 1। नंबर 2, आपने बनाई, आपने गलत किया, जिसने भी बनाई असल मुजरिम वो है जिसने इजाजत दी है। आप कहते हैं कि आपके पास वो हैं एनओसीज हैं, ओके होंगी, क्या एनओसी का होना चीज के लिए गिलाइज होने के लिए काफी है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक पर्सन, मैं पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ। जिसने एनओसी गलत दे दी है, किसी ने रिवर बेड में कोई घर या हाउसिंग सोसाइटी की इजाजत दे दी है, वो गलत एनओसी से क्या वो आबादी जायज है? सबसे बड़ी एग्जांपल देखें, किसी रॉकेट साइंस में आप फरवा बीबी ना जाइए, मैं मेरे अपने ट्विटर अकाउंट पे उसकी एक तस्वीर मौजूद है, किसी ने शेयर की थी, किसी रावी की है, पता नहीं कहाँ की है, आई थिंक रावी की है, यस रावी की है, कि रावी का पुल है इतना और पानी ये आ रहा है, और आपने पुल की जितनी ब्रेड्थ है ना, वो ब्रेड्थ के अंदर आबादियां अंदर घुसी हुई हैं, जिसके भी हैं, जिस भी सोसाइटी की है, प्राइवेट है, जो भी है, जो भी अला बला है। आपने ब्रिज के जो डायमीटर है उसके अंदर घुस के घर कैसे बना लिए? किसने आपको इजाजत दी है? जिसने भी किया है गलत किया है, आपने अपने लाहौर से ज्यादा की है। करेक्टली सर, क्योंकि ये एक कलेक्टिव, खान साहब सॉरी मैं माजरत चाहूँगी, वक्त खत्म हो गया। आई विश आई कुड हैव मोर टाइम विद यू, हम इसे डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन खास करके तब जब आप कमेटियों से इस्तीफा दे रहे हैं, फिर आप गवर्नमेंट के साथ बैठने के लिए भी तैयार है, इस बात पे और भी सवाल आते हैं, लेकिन एक ब्रेक का कहा जा रहा है। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है DG/PD MA इरफान अली काठिया साहब ने। काठिया साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। मुझे बताइएगा, ज़ाहिर है कि हम कैजुअलिटीज़ पर भी बात करेंगे और दीगर जो मसाइल हैं उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले ये बताइएगा कि लोग कोऑपरेटिव हैं कि जहाँ पर जाकर उन्हें इवैक्यूएट करने की बात की जाती है गाँव देहातों में, तो उनका रिस्पॉन्स क्या होता है? ओवरऑल जनरली बिल्कुल कोऑपरेटिव हैं, और हम बहुत शुक्रगुजार भी हैं कि ये इतनी बड़ी अजियत से उनको गुजरना पड़ा। और मुतासरीन जो हैं, जब घरों में पानी हो, आपकी फसलों में पानी हो, तो परेशानी का आलम होता है। और हमें बिल्कुल आज मैं यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया अवाम ने, और कहीं पे जब हल्का फुल्का अगर कहीं रेजिस्टेंस थी तो उसकी भी कुछ खदशात थे उनके, जिनको फिर हमने टाइमली एडमिनिस्ट्रेटिवली उनको एड्रेस किया। खदशात में अगर मैं मेन बात करूं तो जब घर और इस तरह सारी अमलाक अपनी छोड़ के कहीं शिफ्ट होते हैं अब्रप्ट मैनर में, तो जरूर होता है कि पीछे कोई खुदा न खासा तो किसी किस्म का बकुआ ना हो। और इन मुतासरीन को एक्चुअली अकोमोडेट कैसे किया जा रहा है? क्योंकि बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि कहीं पर खाने की किल्लत है, कहीं पर रहने के लिए टेंट मौजूद नहीं है। जी, इस वक्त पूरे पंजाब में 400 के लगभग रिलीफ कैंप्स और टेंट सिटीज वो कायम है, और उनके अंदर इस वक्त लोगों की एक कसीर तादाद वो मौजूद है। अब सिर्फ यानी 20 लाख लोग जो हैं वो मुतासर हुए हैं, उनके लिए आप बता रहे हैं कि 400 कैंप्स मौजूद हैं। सही, कितने मुतासर हुए हैं? 20 लाख के करीब लोग मुतासर हुए हैं पूरे पंजाब में, और आप बता रहे हैं ये लेट मी करेक्ट यू, इसमें जो 24 लाख 8,336 लोग इस तक मुतासर हैं, और मुतासर से मुराद फिर ये है कि वो किसी न किसी फॉर्म में उनकी जो क्रॉप्स हैं या उनकी जो लैंडेड प्रॉपर्टी है उसमें, या उनके घर के करीब पानी के बहाव की वजह से वो किसी न किसी फॉर्म में मुतासिर हैं। अब इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि 24 लाख मैं ये नहीं कह रही हूँ, जब हम लफ्ज़ मुतासिर इस्तेमाल करते हैं तो इन एनी वे मुतासिर होते हैं, चाहे उनके घर में पानी आ जाए या फिर उनकी जो रिहाइश है वो डूब जाए और उनके माल मवेशी जो हैं वो डूब जाए। बट हुकूमत, आपने भी मेंशन किया कि 400 कैंप्स हैं। डू यू थिंक
कि 400 कैंप्स जितने लोग मुतासर हुए हैं और हुकूमत से कैसे, या जो आपका इदारा है PDMA, ये से कैसे कैटर कर रहा है? जी बिल्कुल, दिस इज द क्वाइट सफिशिएंट नंबर, और एडमिनिस्ट्रेटिवली इन तमाम अरेंजमेंट्स को तमाम सतह पे वो देखा जा रहा है, और जो ही कोई नंबर इंक्रीज करने की जरूरत होती है तो वो साथ साथ इंक्रीज हो रहा है। जी अच्छा, हाउ डू यू एवेल्यूएट द नंबर? अभी तक आपके पास जो ऐसे मुतासरीन जो बेघर हो चुके हैं मुकम्मल तौर पर, उनकी तादाद के बारे में कोई फिगर है? ये इस वक्त बिल्कुल कबल अज़ वक्त होगा ये प्रेडिक्ट करना, क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा कि इस वक्त पानी जो है उसका कंप्लीट जो ड्रेनेज है फ्रॉम द प्रोविंस ऑफ पंजाब वो नहीं हुआ। स्टिल तमाम रिवर्स में पीक्स मौजूद हैं और वो हाफ वे थ्रू हैं, तो अगले 3 से 4 दिन में पिक्चर मजीद वाज़ेह होगी। लाखों की तादाद में लोग जब मुतासर होते हैं तो गवर्नमेंट क्या उन्हें चंद 100 कैंप्स में अकोमोडेट करके ये कह सकती है कि उन्होंने दे टुक केयर ऑफ एवरीथिंग? बिल्कुल नहीं कह सकती। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि हम लोग ये समझने से कासर हैं कि हम ये तो कह देते हैं, और ये बिल्कुल हमारा कौमी फरीज़ा भी है और हक भी है, कि जब हमारा पानी रोका जाएगा तो हम उसे आबी जारियत बोलेंगे, और जब पानी छोड़ा जाएगा तब भी हम उसे आबी जारियत बोलेंगे। लेकिन क्या हम 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए रुक कर ये सोच नहीं सकते कि जारियत अगर हो रही है तो क्या कुछ हमारे जो फ़राइज़ हैं, जो अनडन हैं या जिनको जो अभी भी पेंडिंग हैं, क्या हमने वो अदा किए हैं? पूरी दुनिया में इस वक्त क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान जो सबसे ज़्यादा मुतासरीन ममालिक की लिस्ट में शामिल है, जिसका कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन में ना होने के बराबर रेशो है, और उस मुल्क में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी कोई भी गवर्नमेंट या हमारा कोई भी इदारा इस चीज़ पर जोर ज़रूर देगा कि हमने डेवलपमेंट को किस तरीके से केटर करना है, उसे कैसे प्लान करना है, और दरख्तों की कटाई को कैसे रोकना है, क्योंकि दरख्तों की कटाई एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर है क्लाइमेट चेंज के अंदर और आपके बदलते हुए मौसम के अंदर। अगर आप पूरी दुनिया में मौसम की सूरत हाल उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस वक्त यूरोप के अंदर भी बहुत शदीद गर्मी है, जो कि आज से 40 साल में नहीं देखी गई है, विच मीन्स कि क्लाइमेट चेंज अपना काम कर रहा है। तो क्या हम हर साल आने वाले सैलाब के बाद यही बयान देंगे कि ये आबी जारियत है, या फिर हम ये बयान देंगे कि हमने इस आबी जारियत को रोकने के लिए कुछ इक़दामात किए हैं जिससे हम पहले की तरह मुतासर नहीं होंगे? 2022 का सैलाब अगर आप उठाकर देख लें, सिंध में गैर मुतवक्के बारिशें होना, और फिर हमने इस साल KP की जो कंडीशन देखी है। काटिया साहब, इफ़ यू कैन हेयर मी, प्लीज़ आंसर दिस, कि अगर भारत दोबारा पानी छोड़ता है और बारिशें और ज़्यादा गैर मामूल होती हैं, जो कि प्रिडिक्शन भी की गई है, तो क्या इंतज़ामात किए गए हैं? जी अभी आपने देखा कि इस वक्त जिस तरीके का इस दफ़ा अनप्रेसिडेंटेड फ्लोज हमने पंजाब की हिस्ट्री में पहली दफ़ा एक ही वक्त में 3 बड़े दरिया जो हैं वो सुपर फ्लड में हैं, तो इसमें इंतजामात ऑलरेडी आप देखें, पाकिस्तान फौज हो, रेस्क्यू 112 हो, या तमाम अदारे जो इस वक्त हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के, और चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब खुद पिछले जब से ये सैलाबी सूरत हाल बनी है, कोई एक भी शख्स जो जिम्मेदार ओहदों पे है वो कोई अपने घर में नहीं है, हर कोई बिल्कुल फील्ड में मौजूद है, और मुतासरीन की जो मिजरीज हैं इनको जितना कम से कम किया जा सकता है उस पर तमाम वसाइल को बरूए कार लाया जा रहा है। खुदा न खास्ता अब इस जो बारिश है, बारिश के पेश नज़र बिल्कुल हमें अपनी जो रिलीफ एंड रेस्क्यू एक्टिविटीज हैं उनमें भी दुश्वारी है, क्योंकि वही एरियाज जो ऑलरेडी अंडर वाटर हैं वहां पे इस नई बारिश के स्पेल से आज आपने देखा आज शाम पिंडी में कितनी ज्यादा बारिश हुई। इसी तरह जो नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट है इसमें वक्फे से बारिश हो रही है, जिसमें खास तौर पे जो ये प्रॉब्लमेटिक है ये गुजरात, सियालकोट, नारोवाल और मलिका इलाकों के लिए बहुत ज्यादा ये इसमें बारिश में परेशानी है। और इसके साथ साथ अब अगर मैं ओवरऑल दरियाओं की बात करूं तो शायद ये जो अब बारिश के स्पेल्स हैं ये बिल्कुल बिलाशुबा स्पेल्स हैं, लेकिन ऑलरेडी जो हमने पीक्स देख ली हैं तीनों दरियाओं में, अब तमाम एक्सपर्ट्स की जो इंफॉर्मेशन के मुताबिक अब दोबारा शायद उसी मैग्नीट्यूड के पानी के आने का खदशा वो नहीं है। जी ठीक, यानी आप कह रहे हैं कि जो हो चुका है खुदा ना ख्वाह कि इस तरह का दोबारा कोई रैला भारत की तरफ से मुतवक्के नहीं है। बहुत शुक्रिया इरफान अली काटिया साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमें बता रहे थे सिचुएशन के हवाले से। नाज़रीन, सैलाब की सूरत हाल है, कोशिश कीजिए कि घरों से गैर ज़रूरी तौर पे बाहर ना निकलें
اور دعا کیجئے کہ ہمارے ملک پہ یہ آنے والی مصیبت جلدی ٹل جائے، اور یہ بھی دعا کیجئے کہ اب کی بار اس مصیبت کے ٹلنے کے ساتھ گورنمنٹ ہوش کے ناخن لے اور کوئی دیر پا اقدام کرے جس سے پوری قوم اس بھنور سے باہر نکل سکے اور دوبارہ اس طرح کا سیلاب خدا نخواستہ ہم نہ دیکھیں۔ اجازت دیجیے، پھر ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔